कि सिविल सोसाइटी जो है उसके प्रतिरोध के कारण, उसके विरोध के कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या आप टेलीफोनिक रूप से भी नहीं पहुंच सकते थे? आपने सब कुछ बता दिया। आपने कह दिया कि उन महिलाओं को सुरक्षा देने की व्यवस्था से लेकर मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ करने के लिए हमने मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक दोनों रख लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पत्रकार वहां पहुंच जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग पहुंच जा रहे हैं, कितने सारे इंटरव्यू आ गए, खबरें आ गई, विजुअल्स आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार नहीं पहुंच पा रही है। क्या माना जाए फिर? यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? और उसके बाद में कोई दूसरी जगह यहां से निकलता है, ट्रेन में चढ़ता है और कहता है कि मोदी और योगी को मानो वरना हम गोली मार देंगे, और गोली मार के निकल आता है। ऐसे रवांडा वाले देश में हम रह रहे हैं। कैसे देखा जाए प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, बहुत भयावह है राजीव जी। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ भी कहने की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जो आपने कहा कि अमित शाह जी ने इस तरह का हलफनामा दिया कि वो उन तक नहीं पहुंच सके, ये नहीं हो सका। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, और सरकार जो चाहे वो नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो इतना बड़ा स्टेट भी नहीं कि आप उसको 2-4 घंटे में काबू न कर सकें। क्या वजह है कि 80 दिन तक वो मणिपुर जलता रहा? अगर ये घटना का वीडियो सामने निकल करके नहीं आता तब तो चर्चा भी नहीं होने देते आप। लेकिन इसके पीछे मुझे राजीव जी एक और खेल लगता है, जानबूझ करके, और ये सबको पता है कि मणिपुर कराया गया, और उसके बाद खबरें भी वो आई। आपने शायद पहली बार देखा होगा कि गोदी मीडिया पर बाकायदा इसके बारे में चर्चा हुई। अब मैं थोड़ा सा इसके साइकोलॉजी में जाऊं और उसकी जो पॉलिटिक्स है उस पर जाऊं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक लंबा खेल खेल रहे हैं। और वो खेल ये है, मैं थोड़ा सा उसके पहले की 1-2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में करीब 4 जगहों पर जो वीडियो आ रहे हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं, 4 जगहों पर चर्च पर हमले हुए, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली थी। मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए गए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी को इस समय पसमानदा मुसलमानों का वोट चाहिए। तो पिछले 8-9 साल से जो मुसलमानों को आतंकित करके रखा गया, उनके गलियों से जिस तरह की नारेबाजी हुई, और जो तमाम सो कॉल्ड महात्मा नरसंहार की बात कर रहे थे, और मुझे तो याद वो भी आता है जब हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल करके उनके बलात्कार करेंगे। साध्वी निरंजना का वो आपको वक्तव्य याद आता होगा जब उन्होंने कहा था कि कुछ रामजादे हैं, बाकी सब हरामजादे। अब उनको लग रहा है कि वोट बैंक काफी दरक गया है, इसलिए मुसलमानों की तरफ देखा जाए तो वो पूरा पसमानदा कार्ड चलाए। यानी मोदी जी जितने बढ़िया विभाजनकारी राजनीति करते हैं, और फ्रांस में एक अखबार छापा था, उसके पहले टाइम्स ने जो उनके बारे में लिखा था, उसकी पुष्टि होती है इस बात से कि समाज के भीतर ही वो किस तरह से विभाजन करते हैं। तो अब उन लोगों को भुला दिया जाए कि साहब देखिए, हमले तो इस समय ईसाइयों पर हो रहे हैं, चर्चों पर हो रहे हैं, और मुसलमानों से मोहब्बत हम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष बनाया एक मंसूर साहब को, जो एएमयू के पूर्व कुलपति हैं। एक और कुट्टी साहब हैं केरल से, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाया गया है। और इधर एक अजीब सा, हालांकि उनके न तो कार्यकर्ता कभी इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो जहर आपने भरा है, और वो ट्रेंड में दिखने, जो आपने घटना का जिक्र किया और प्रोफेसर साहब ने, कि वो उन लोगों में दिखने लगा, वो जहर, वो नफरत, वो आग जो लगाए है, उसे आप कैसे रोक पाएंगे? तो खेल दरअसल ये है कि जो नफरत है उसको हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करके और मुसलमानों का वोट हासिल करें किसी तरीके से। इसलिए इस पूरे मणिपुर के साथ ये हुआ है, और खबरें आने दी गई। लेकिन वो भूल गए शायद कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आकर के एक बार वो शिकायत कर चुके। लेकिन उन महोदय का जो भी हुआ वो भी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा पहुंच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, इस पर शर्म उनको नहीं आती। जब उनको किसी नग्न औरत के परेड और सामूहिक बलात्कार पर शर्म नहीं आती, तो सुप्रीम कोर्ट से कहां भला उनको शर्म आ सकती। उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि कैसे कुर्सी बचे, सत्ता कैसे बचे, और उसके लिए छल छद में झूठ, अंधेरा और जो भी हिंसा, नफरत, जो भी वो कर सकते हैं इस देश को बांटने के लिए, जो पोलराइजेशन है उसको करने के लिए वो पूरी कोशिश हो रही है, और लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं की तो धज्जियां उड़ा दी। ये वो देश है जहां पर सत्ता पक्ष और एक छोटा सा विपक्ष, उसको भी नेहरू से लेकर के और आगे के तमाम प्रधानमंत्री बड़े धैर्य से सुना करते थे कि विपक्ष की क्या आवाज है, विपक्ष के बिना उस संसद का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज सरेआम कहा जा रहा है कि विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, अब तो वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त वो पूरा भारत उनके लिए हो जाए। लेकिन ये जो इंडिया बना है, इसने इनके पसीने छुड़ा दिए, और इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उसमें शामिल है। और इसलिए जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार, ये तमाम दिग्गज, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये लोग एकजुट होकर के और एक मंच पर आए हैं, तो जमीन नीचे से खिसक रही है। और इसलिए ये बेचैनी है कि साहब हम नाम नहीं ले सकते। अरे मत लीजिए, ये नाम तो 1 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के जबान पर चढ़ गया। इसलिए आप नहीं नाम लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इस देश का नागरिक नाम लेता है अगर इंडिया का, इस देश का अगर अवाम इंडिया का नाम लेता है, तो वही इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा। आप तो उसको कुचलने के लिए, आप तो उसको कत्ल करने के लिए आए हैं। आप इस देश में नफरत और आग लगाने के लिए आए हैं। लेकिन हम सब बहुत उम्मीद से हैं, ये भरोसा रखते हैं कि इस देश के डीएनए में ये नहीं है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और आने वाले वक्त में साहब, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पेश किया है राजीव जी पार्लियामेंट में, लेकिन जो जनता का अविश्वास प्रस्ताव है वो तो पर्ची में नहीं आता। वो किसी भी नियम की मांग नहीं करता कि इस नियम के आधार पर आप डिबेट कराएंगे। वो तो सीधा जाकर के मोहर लगाता है कि ये है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। और जो स्वामी जी ने कहा वो उसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि 200 रुपए किलो टमाटर वो कैसे खरीदा है या नहीं खरीद पाया है, बेबस घर लौटा है। कितना पैसा लेकर के चलता है, वो झोले में क्या लेकर के आता है, वो उसके साथ लेकर के आता है जो दुख, जो दर्द, जो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही पीड़ा, यही टीस है। इसलिए नफरत के आधार पर वो फिर से सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस देश में उसकी स्वीकारोक्ति फिर से होगी। जी, स्वीकारोक्ति की बात, पॉलिटिक्स, राजनीति और चुनाव आते आते ऐसे नफरती राजनीति आप बहुत देखेंगे। और तमाम जनता से ये अपील जरूर करूंगा कि बच के रहिए, और जहां भी नफरत फैलाने की कोशिश हो वहां नफरत न फैल पाए इसकी कोशिश भी कीजिए अपनी तरफ से। एक नागरिक होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन जो कुछ हुआ आज ट्रेन में, वो बहुत ही दुखद है, दुखद घटना है कि आप सफर कर रहे हैं और कोई आकर के कुछ और कहे और गोली चला करके निकल ले। इससे दुखद और क्या हो सकता है। ये बात ट्रेन की कर रहे हैं हम, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं वो भी, और संसद के अंदर जो बातें हुई हैं वो भी, 3-4 बातें आपके बीच हम रख रहे हैं। और इन सब में अगर देखा जाए तो एक नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और उस कोशिश को दबाने या खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट, अब क्योंकि उम्मीद वही बची है, DY चंद्रचूड़ साहब से उम्मीद बची हुई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे उम्मीद बची हुई है कि कम से कम इतना लगाम कस पाएं कि मणिपुर जैसी घटना ना हो। और मणिपुर जैसी घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप मणिपुर की घटना की बात आप करेंगे तो तमाम घटनाएं उसी अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। चाहे आप